जी आईएमएफ के ऊपर बात करेंगे। आईएमएफ जो है वो उसका क्या है, मैंडेट क्या है, ठीक है। और आईएमएफ जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये हमने इसको जरा, वो पिछला था लेक्चर, दैट वाज सॉर्ट ऑफ लेक्चर। तो अब हमने थोड़ा इसको आउटलाइन की फॉर्म में जो है वो करना है। नंबर 1 जी, जल्दी से लिखते जाएं, शाबाश। इस तरह का कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिजीम्स पर क्वेश्चन आए, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, ठीक है, उसकी जिस तरह यहाँ पर थ्योरेटिकल हमने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पढ़ी है ना, बिल्कुल इसी तरह आपने थोड़ा सा वन लाइनर, टू लाइनर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मैस और केओस क्रिएट हुआ, यानी कि इसकी लॉजिकल नीड पहले डेवलप करनी। नंबर 2 पॉइंट जो आपने देना है वो आपने देना है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को सिक्योर करना, और इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, जहां पर ट्विन इंस्टीट्यूशंस आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक उनकी बर्थ हुई। जी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का बड़ा गोल क्या था? 3 चीजें वो करना चाहते थे। नंबर 1, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जी, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो आईएमएफ है वो 2 मेजर जो गोल्स हैं उनके साथ दुनिया में आ गया। नंबर 1, a watchdog of the monetary and exchange rate policies, जी, a watchdog of the monetary and exchange rate policies. Number 2, to help countries to solve their balance of payment crisis, जिसका पाकिस्तान शिकार है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जी, टू बाय सम टाइम टू रेक्टिफाई इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रीस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ जी, आईएमएफ जो होता है इसके 3 मेजर बड़े पिलर्स हैं जो रोल्स ये परफॉर्म करता है। नंबर 1, सर्वेलेंस का। नंबर 2, टेक्निकल असिस्टेंस का। और नंबर 3, लैंडिंग। जी, लैंडिंग, लोन। जी, सर्वेलेंस के अंदर क्या है? नंबर 1, ये मेंबर कंट्रीज की फाइनेंशियल पॉलिसीज को रिव्यू करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एडवाइस ऑफर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी असिस्टेंस और ऑफर। जी, टेक्निकल असिस्टेंस में ये क्या करता है? ये प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग डायरेक्शंस। और ये जो बाज का, जिस तरह वो डॉक्टर बाकर का मसला बना था ना कि जी आप उसको लेके आ जाए, उसको आईएमएफ ने भेज दिया या आईएमएफ उसको लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, ये भी उसी चीज का पार्ट है, ये टेक्निकल असिस्टेंस पार्ट का, कि बाज औकात जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ कंट्रीज को जो है वो क्या है वो दिए जाते हैं। जी, नेक्स्ट जी, लैंडिंग।
लोन टू मीट देयर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। अब जिस तरह पाकिस्तान ने कुछ सॉवरेन पेमेंट्स करनी है, पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो होना चाहिए, तो इनको ये नहीं है ना हमारे पास, दैट इज व्हाई वी आर फॉर लोन, हम आईएमएफ के पास पहुंचे हुए जी। नंबर 2 जी, जो अपने सॉवरेन पेमेंट्स होती है और उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये क्या करते हैं जी, लोन देता है। और जो हमारा मेन टॉपिक है इस कॉन्टेक्स्ट में, उसका ताल्लुक ना सर्विलेंस के साथ है और ना ही टेक्निकल असिस्टेंस के साथ है, बल्कि किस पार्ट के साथ है, लैंडिंग पार्ट के साथ। और जब ये लैंड करता है ना, तो उसके साथ ही अगला पॉइंट जो आपने बनाना है वो ये बनाना है कि आईएमएफ, कंडीशनैलिटीज ऑफ आईएमएफ, और उनका नाम रख लें, आप सब बच्चों ने नाम सुना हुआ है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, एसएप्स, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। वो ये कहता है कि ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपने फुलफिल करने, तो फिर जो है ये लैंडिंग का सारा सीन जो है ये पॉसिबल हो सकेगा जी। क्या क्या है, क्या सैप्स किस चीज को कहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है कंट्रीज को। नंबर 1, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, मेजोरिटी बच्चों को आईएमएफ क्रिटिसिज्म वो करते हैं, बट वो करता क्या है आईएमएफ उसका अक्सर नहीं पता होता। नंबर 1 जी, बैलेंसिंग द बजट। ये आते ही आपको कहता है भाई अपने एसेट और लायबिलिटीज को बैलेंस करो, जो खर्चे हैं वो कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ। नंबर 2, removal of the state subsidies, the biggest cause of increasing the prices in third world countries। हमारे यहाँ तो हर दूसरी चीज सब्सिडाइज्ड है, तो गवर्नमेंट बेचारी भी क्या करती है, वो चीजों को मेंटेन करने के लिए सब्सिडी देती है। तो आईएमएफ कहता है कि भाई आप क्या करें, आप सब्सिडी को सबसे पहले क्या करें, रिमूव करें। नंबर 3, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, privatization of state enterprises. Number 4, liberalization of trade and commerce policy, a currency policy, liberalization of trade and currency policy. And next, removing barriers to foreign investment and capital flows. जी, devaluation of currency, जी। नंबर 6, 7 जो भी है, प्राइसेस फ्री ऑफ कंट्रोल या स्टेट कंट्रोल, फ्री मार्केट की बेस पे प्राइस जाने दें, हम जहां जाती है कोई मसला नहीं, महंगाई होती है होने दें। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, आप इमरान खान की गवर्नमेंट में और अभी भी आप एक क्रिटिसिज्म सुनते आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी शोज के ऊपर कि जी पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ने वो क्या रखा हुआ है, बहुत ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आईएमएफ की जो बेसिकली आपकी उनके साथ कंडीशन है उसके अंदर आप कमिट करते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को कहां पे लेके जाएंगे। और रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट्स, और आखिरी पॉइंट, रिड्यूसिंग डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सपेंशन। डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सपेंशन, अच्छा जी। अब आएंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड रोल ऑफ आईएमएफ। सबसे बड़ा जो इशू है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जैसे कि राइट नाउ पाकिस्तान इज फेसिंग, वो क्या है कि जब हम प्रॉब्लम है ना, पहले प्रॉब्लम आएगा फिर आईएमएफ एज अ नीड और सॉल्यूशन आएगा। प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। रोज आप सुनते हो इतने रिजर्व रह गए, इतने रिजर्व रह गए, वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है।
और आईएमएफ क्या करता है, वो आपको लोन देके वो क्राइसिस को मिटिगेट कैसे करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल पेमेंट्स। जो लोन्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज रीस्केड्यूल करवा देते हैं आप पैसे देके। जी, जो डेट की रीपेमेंट होती है उसकी रीस्केड्यूलिंग हो जाती है। जी, अब हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ऑफ कोर्स it provides the loans to the member nations. ग्रीस का क्राइसिस 2010-11 का, कि किस तरह से आईएमएफ ने 340 बिलियन यूएस डॉलर ग्रीस को ओवर द टाइम पीरियड फंड करके दिए। 340 बिलियन। आपका प्रोग्राम क्या चल रहा है, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 2.5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 300 एंड द बिगेस्ट प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ, 340 बिलियन, इससे भी ज्यादा होगा। नंबर 2 जी, ये डेफिसिट गैप्स जो है उनको फिल करता है। 2 तरीके हैं, एक कंट्री है वो इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेट इट फॉल। अगर वो फॉल करेगा तो चीजें इंटीग्रेट इस तरह से कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर किस पर आएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर आएंगे। इसको बनाया ही इसलिए गया था आईएमएफ, इसकी लॉजिक भी यही कि अगर कोई कंट्री उस सारे साइकिल से क्या होता है, डिमिनिश या एलिमिनेट होता है, तो उसको रोका जा सके, उसके ब्रेकडाउन यानी कि डिफॉल्ट्स को रोका जा सके। अब अगर हमारे यहाँ ना जो आईएमएफ के ऊपर डिस्कोर्स है वो बड़ा वन साइडेड है। हमारे लोग विक्टिम प्ले करते हैं कि जी आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ। आईएमएफ जो है वो देखे ना, अब आपने दुनिया के पैसे देने, ट्रेड करनी, अब आपके पास रह गया पीछे 4.5-5 बिलियन रह गया, ठीक है। अब और 5 दिन बाद आपके हालात क्या हो जाएंगे, और नीचे अगले 5 दिन बाद। तो अब आईएमएफ या दुनिया क्या कर सकती है, आइदर वॉच यू गोइंग बैंकरप्ट, जिसके बाद एक न्यूक्लियर स्टेट जो है उसका रिस्क है कि वो कहीं उसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स ना हो जाए, तो फिर उसका हल क्या होता है कि वहां पर आता है आईएमएफ, जो आके आपको इंजेक्ट करता है सम कैश, ठीक है, आपके डिपॉजिट्स लेते हैं, और उससे फिर जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल साथ लिखते थे कि जैसे ही आईएमएफ से पैसा आएगा तो फिर उसके साथ ही आपको जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं, ठीक है, वो भी आपको लैंड करना शुरू कर देते हैं। क्यों, जब आप आईएमएफ प्रोग्राम का पार्ट होते हैं ना, समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा ना लेजिटिमेट हो जाते, और कोई वजह नहीं है। ये नहीं है कि आईएमएफ को सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है या चाइना कंट्रोल करता है या वो इसलिए बाद में हमें पैसा देंगे। आईएमएफ इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटर, ठीक है, जो आपके लेजिटिमेसी को क्या कराता है, रिस्टोर कराता है। और नंबर 3 जी, टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जी, 3 तरह के लोन होते हैं आईएमएफ के जो ये देता है। नंबर 1 एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ईसीएफ, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होती है, 4 साल का प्लान, 6 साल का प्लान। एक्सटेंडेड क्रेडिट सपोर्ट। नंबर 2 जी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एससीएफ, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं फॉर 1 ईयर। नंबर 3 रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये सिंगल पेमेंट होती है, अप फ्रंट पेमेंट, कि यार ये हमारा मसला है, ये पैसे हमने फला बंदे के देने हैं, इसको दे दो। सिंगल अप फ्रंट पेमेंट, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होता, जस्ट 1 पेमेंट। अब आएंगे जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जी, सबसे पहली चीज कि इस डिसएडवांटेजेस के ऊपर आपने जिस बंदे को प्राइमरीली कोट करना है
वो है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, और खास तौर पर उसकी किताब ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं समझ लीजिए कि ये सारों के ऊपर जो बड़ा रेफरेंस है वो कौन है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। जी नंबर 1, हम इजी से थोड़ा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। जी नंबर 1, सबसे पहले हम आसान पॉइंट लिखते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी आजकल बहस हो रही है और दुनिया में भी होती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनकी फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। राइट टू टैक्स पार्लियामेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ने, जो आजकल की इकोनॉमी नहीं है, आजकल डेमोक्रेसीज में कभी भी इकोनॉमी नहीं होती, डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, ठीक है। दैट इज वाई जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, उनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस भी यही होता है। टेक्नोक्रेट कमरे में बैठता है, ऑर्गेनिक साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करता है और उस बुनियाद पर डिसीजन प्रपोज कर देता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो उसकी पॉलिटिकल जो फॉल आउट होती है वो उसको भी सामने रखता है। क्यों नहीं इस टाइम पीडीएम की गवर्नमेंट जो है आईएमएफ प्रोग्राम क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती? उसके बाद जब आपकी इन्फ्लेशन जानी है ऊपर, ठीक है, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जानी है, गैस की प्राइसेस ऊपर जानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कीमत ऊपर जानी है, तो ये तीनों चीजें अगर ऊपर जाएंगी तो आप सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या आएगा। पहले ही अनपॉपुलरिटी है वो, और जो है वो एक डिसरे और पॉपुलरिटी का साइकिल जो है वो आ जाएगा। एनीवेज, तो जो इंडिपेंडेंस होती है किसी कंट्री की, ठीक है, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल, वो आईएमएफ जो है, ये कभी एक बच्चे ने एक बात की कि सर ये एडवाइस करते हैं या इम्पोज करते हैं, तो थियोरेटिकली एडवाइस करते हैं, प्रैक्टिकली इम्पोज करते हैं। जितना मर्जी देख लो ना, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, इवन विद इन द पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि भाई रेजिस्ट मत करो, क्या करो, इंप्लीमेंट करो। पहले इमरान खान साहब ने अपनी अर्ली गवर्नमेंट के 1 ईयर में प्रोग्राम नहीं किया, असिस्टेंस को रोकते रहे, उसका नुकसान हुआ। बाद में जब उनका प्रोग्राम कर लिया फिर उसको इंप्लीमेंट करने से डरते रहे, जब इंप्लीमेंट किया तो महंगाई आई, और उसके बाद फिर ये अगली गवर्नमेंट को भी सेम उसी ट्रैप का क्या है सामने। नंबर 2 जी, आईएमएफ आके कहता है कि प्राइवेटाइजेशन करो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, ठीक है जी, कर देते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होती है तो चूंकि दुनिया चलती है फ्री मार्केट पे, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन होती है, एमएनसीज होती है, वो आके किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है उसका मेजर चंक उसको कंट्रोल कर लेते। और इसमें एग्जांपल्स हैं सीरिया की, साइप्रस की, ठीक है, सोमालिया की, पाकिस्तान की। जी, जो रिच होते हैं और जो इंटरनल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि 100 रुपया कमा रहा है ना अगर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो उसमें से 70 रुपए उबर और क्रीम लेके उड़ रहे हैं, पीछे रह गया 30। तो 30 में से भी जो मेजर चंक होगा वो पाकिस्तान के अंदर भी जो 1-2 बड़ी कंपनीज होंगी वही उठाएंगी, पीछे जो है वो आम आदमी के लिए उसमें से बचेगा 5%, 4%, 10%, जिनको आप जॉब्स कहते हैं ना। एक ये भी है ना कि आईएमएफ के आने से या प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स भी क्रिएट होती है, लेकिन बात वही है कि 100 में से 10 रुपए का फायदा हो रहा होता है, 90 रुपए आपके मुल्क से क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और यहां से एलिगेशन भी है आईएमएफ के ऊपर, उसका एविडेंस भी है कि ये बेसिकली तीसरा पॉइंट है कि ये जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड कंट्री, आइडियोलॉजी ऑफ फ्री ट्रेड है, ये उसका एजेंट है, ये उसको एक्सपैंड कर रहा है, जबरदस्ती कंट्रीज को इंप्लीमेंट करवा रहा है, उस जोन के अंदर ला रहा है। जी नंबर 3, आईएमएफ प्रपोज करता है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, और ये एग्जैक्ट इस टाइम पे भी पाकिस्तान में हो रहा है। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन वहां पर हो सकती है जहां इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या है, आप स्ट्रेट अवे उनको कहते हो क्या करो, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन करो, लेकिन उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस में इतनी जान नहीं होगी, जिसकी वजह से बड़े मसले आते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में जो डॉलर स्मगल हो रहा है,
उसकी जो होर्डिंग हो रही है, कितना, जिनको सट्टेबाजी कहते हैं हम, इस टाइम जो मार्केट की स्पेकुलेशन है, बैंकों, आप जाके आज गूगल कीजिएगा पिछले 4-5 माह में बैंक्स ने कितना कमाया है, आप परेशान नहीं हो जाएंगे, आप एक दफा गिर जाएंगे अगर आपको फाइनेंशियली चीजें समझ आए तो, कि कितना पैसा सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जो मैनिपुलेशन है उस चक्कर में बैंक्स ने क्या किया है, कमाया। और लोग बैग भर के, ट्रक भर के जो सारा डॉलर है वो कहां लेके जा रहे हैं, अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं। डॉलर क्या हो रहा है, स्मगल हो रहा है, सट्टेबाज एक्टिव है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बोर्ड के ऊपर रेट मिलेगा 240 का, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, एक तो पहली बात है वो आपको मिलेगा ही। जब आप 6-7 लोगों से पूछेंगे ना, उतनी देर तक आपका ज़हन पक्का हो चुका होगा कि डिमांड एंड सप्लाई में बड़ा मसला चल रहा है, फिर आप कहेंगे चलो 270 पे भी दे दो, 260 पे भी दे दो, 265 पे भी दे दो। तो ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और इसमें IMF, सॉरी, जो इस टाइम के हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एक स्टेटमेंट भी है कि मैं अपने जो मुतलका इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कह भी रहा हूं और दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इस मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेटिव इंक्रीज है उसको क्या करें, कर्ब करें, लेकिन उनके अंदर इतनी जान ही नहीं है। देखा ना, सिर्फ करेंसी को रोकना है, स्मगलिंग को आप रोक सके। पिछले 2 माह से एक बहस चल रही है ना पाकिस्तान में, डॉलर जा रहा है, डॉलर जा रहा है, वो 2 महीने पहले भी जा रहा था और वो आज भी जा रहा है। नंबर 4 जी, नंबर 4, जोसेफ स्टिग्लिट्ज कहते हैं कि जो IMF के प्रोग्राम होते हैं ना, वो सिस्टमैटिक अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। कैसे? डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज अटैक करती है या इंटरफेयर करती है इनटू द डेवलपिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज, कंपटीशन उनमें होता कोई नहीं, फ्री मार्केट की वजह से लोग वहां से माल खरीदेंगे जहां से क्या होगा, सस्ता होगा। वहां की मार्केट कंपेटिटिव है, यहाँ की मार्केट सब्सिडीज पे चल रही है, तो सब्सिडीज वाला बंदा कभी फ्री मार्केट की बड़ी कंपनी से compete नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेंचुअली आपके जो लोकल फैक्ट्रीज होंगी, लोकल जो सेक्टर्स होंगे, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो आउट कम्पीट हो जाएंगे, और जैसे वो आउट कम्पीट होंगे उसका अगला फॉल आउट क्या है, आ शेयर वेव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लूजिंग ऑफ द जॉब्स जो है वो एक स्ट्रक्चरल वे में स्टिग्लिट्ज कहता है कि दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द IMF। नेक्स्ट जी, IAC IMF तो पहले कर लिए। नेक्स्ट जी, ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट है इनके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, IMF के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर वो चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होता है थर्ड, किसी कंट्री का, थर्ड वर्ल्ड का, उसको IMF का प्रोग्राम कंसीडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, किसी भी बंदे को पता है कि अगर इस टाइम पाकिस्तान में 30-40 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, ठीक है, 10-12-15 रुपए बिजली बढ़ गई, ठीक है, 15-20 रुपए गैस बढ़ गई, तो जितनी इस टाइम पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, खुदा ना खास्ता कोई एनार्की ना हो जाए, ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई और इस तरह का हादसा ना हो जाए, तो इन चीजों को IMF जो है वो कंसिडर नहीं करता। डन होगी जी बात, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने जेहन में रखते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, IMF एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नंबर 3 जी, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए भी रेलिवेंट है, पेपर 1 के लिए भी रेलिवेंट है, और जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स है उसके लिए भी रेलिवेंट है। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल डिसइंटीग्रेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी जी, इसके ऊपर के मैं आपको इसके टिपिकली वो करवाऊं, क्या कहते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स हम आएंगे। लेकिन आप लोगों को ना 3 से 4 चीजें जो है ना जी, 3 से 4 चीजें जो है वो मैंने, ये बुक है हमारे पास एक, तो इसके अंदर ना कुछ चीजें बनी हुई हैं, चार्ट्स टाइप जिनको आप कहते हैं, ठीक है, ये आप बना लें, ये आपके बड़ा काम आएंगे, बड़ी क्रिएटिव सी चीजें आपको मिलेंगी जी। नंबर 1, एक हेडिंग बनाए और नीचे एक आधा पेज छोड़ दें और उसके अंदर पूरा ग्राफ चार्ट आपने क्या करना है, बनाना है।
जी, बल्कि पहले ये बना लेते हैं, टाइटल दें जी, लाइफ साइकिल ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन डिवाइडेड सोसाइटीज। बात कर पता नहीं कहां गई यार, ये इधर से लेके आना जरा दफ्तर, मेरा हाथ में दफ्तर में छोड़, वो ब्लैक कलर की होगी, जल्दी आना जरा। जी, लाइफ साइकिल ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन डिवाइडेड सोसाइटीज। तो यहां जल्दी से अपनी जितनी देर में मार्कर आ रही है, 3-4 अपनी हेल्प मदद के तहत अपने आप को यकीन दिलाएं कि नंबर 1, पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ डिवाइडेड सोसाइटी, है कि नहीं? किस किस कॉन्टेक्स्ट में? एथनिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, जी, कल्चरल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में। जल्दी से ये एक दफा अपने दिमाग में इस चीज को फ्रेश कर लें। और दूसरी चीज ये भी प्री सपोज कर लें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें कांस्टेंट स्ट्रगल रही है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की आपस में और एथनिक ग्रुप्स की स्टेट के साथ। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बंगाली जो एथनिक नेशनलिज्म है, उनका इतना ग्रो हो जाना कि वो आपसे क्या ले गए, आजादी ले गए। और दो बड़ी और नेशनलिज्म, एक सिंध के अंदर और दूसरी बलोच जो नेशनलिज्म है, वो आज भी पाकिस्तान की इंटीग्रेशन के लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। तो ये एक जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोफेसर है, तो ये उन्होंने क्या डेवलप किया, चार्ट डेवलप किया, साइकिल डेवलप किया है जो एक्सप्लेन करेगा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे कैसे किस किस स्टेज से गुजर के कैसे कैसे चलता है। स्टेज 1, प्री कॉन्फ्लिक्ट स्टेज नेशन, ठीक है। साथ आपने पाकिस्तान का लिखते जाना कि अभी 47 आया, ठीक है, और अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले वो जो एथनिक ग्रुप है वो अपने आप को क्या समझता है, एक अलग से कल्चर समझता है, सब कल्चर समझता है, जैसे बलोच, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पख्तून, जी, ये सारे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, जैसे एक स्टेट बन जाती है तो स्टेट अपनी पॉलिसीज को स्टार्ट करती है, स्टेट पॉलिसीज शुरू होती है कि अब इनको इकट्ठा कैसे रखना है। नंबर 3 स्टेज, स्टेट की पॉलिसीज की वजह से मिसट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जिन बच्चों का बांग्लादेश वाला सवाल तैयार है, उनको पता है कि मिसट्रस्ट किस किस बुनियाद पर स्टार्ट हुआ, वो खुद ही साथ लिखते जाओ। रिप्रेजेंटेशन का मसला बना, लैंग्वेज का मसला बना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मसला बना, जिनकी वजह से मिसट्रस्ट स्टार्ट हो गया। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, जी, और ये बांग्लादेश की केस स्टडी के मुताबिक जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, और दूसरा पाकिस्तान ने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया वहां पर, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। नंबर 5, रीफॉर्मेशन ऑफ नेशनैलिटी। वो बात जो बंगाली इस तरीके से कर रहे थे ना कि हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, जब वो शेख मुजीब वाला सीन हो गया या मिलिट्री का ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद वो किस चक्कर में चले गए कि अब हम कौन है, एक अलग से एक कौम है, एक नेशन। नंबर 6, नेशनैलिटी, जी, एक्सटर्नल सपोर्ट। जब कोई भी एथनिक ग्रुप इस जगह पर चला जाए कि वो अपनी नेशनैलिटी को रीडिफाइन करे, तो ये मॉडल कहता है कि उस टाइम उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। 2 एग्जांपल्स, मुक्तिवानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन इंटरफेरेंस इन अफगानिस्तान टू सपोर्ट द पश्तून नेशनलिज्म। नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है। और नंबर 8, जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है, सेपरेटिज्म की तरफ चले जाता, बांग्लादेश मान जाता, ठीक है। तो ये कंपनी की मशहूरी के लिए आप पाकिस्तान के अंदर
किसी भी उसमें वो बना सकते हो जी। उसके बाद नंबर 2 एक और चार्ट बनाए, मेजर स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, major steps in the development of ethnic conflict with state in plural societies। और ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसको प्लीज पॉइंट्स में मत बनाइएगा, पॉइंट्स में आपके पास पहले ही बड़ी चीजें हैं, ग्राफ में बनाए, चार्ट में बनाए, फ्लो 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 चार्ट बनाए, ताकि इसकी जो नंबर जिसको आप कहते हैं नंबर खींचने, वो नंबर जो है वो इस तरह की कोई फिल्म डालेंगे तो वो फिर आएंगे जी। सबसे पहले अब इसको इस तरह से लेके आ रहे हैं आपने, ऊपर से यहाँ इस तरह से नीचे, तो यहाँ पर आएगा जी ये मॉडल, स्टेट अथॉरिटी सबसे टॉप पे आएगा, स्टेट अथॉरिटी। नंबर 2 स्टेट इख्तियार करेगी एसिमिलेशन पॉलिसीज फॉर इंटीग्रेशन जी। लेकिन जैसे ही एसिमिलेशन होगी, ये काम अभी फ्रांस भी कर रहा है मुसलमानों के साथ, और ये काम पाकिस्तान बंगालीज के साथ और बाकी एथनिक कम्युनिटीज के साथ हम करते रहे हैं और अभी भी किसी हद तक कर रहे हैं। तो जब एसिमिलेशन की पॉलिसी लगेगी तो 3 आउटकम आएंगे, उनको इस तरह 1 2 3 करके बना दें, 3 आउटकम आएंगे। जो एथनिक ग्रुप होगा वो इस एसिमिलेशन की पॉलिसी को थ्रेट परसीव करेगा, थ्रेट टू वाइटल इंटरेस्ट ऑफ एथनिक ग्रुप। और नंबर 2 उसको लगेगा इंटरनल कॉलोनियलिज्म हो रही है। और नंबर 3 उनको जो उनकी आइडेंटिटी और ऑनर है उसके बारे में फीलिंग आएगी, इंसोलेंस अगेंस्ट ऑनर। ये तीनों फैक्टर्स मिलके ऐसे क्लब होके क्या करेंगे, बड़ी डेंजरस स्टेज पे ले जाएंगे चीजों को, और वहां से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। अब उनको पता लग गया कि हमारे मसले बढ़ रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं छोड़ना, वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं, रीस्ट्रक्चर करना शुरू हो जाए। जिस तरह के अभी पाकिस्तान में पीटीएम बनी, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट बनी जी, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, 3 काम करती है, रिवाइवल ऑफ एथनिक नैरेटिव, रिवाइवल ऑफ एथनिक नैरेटिव। नंबर 2 मोबिलाइजेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटी, और नंबर 3 परसुएशन ऑफ डिमांड्स। और जब ये तीनों चीजें होना शुरू हो जाएं तो नेचुरल बात है अगली स्टेज क्या होगी कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको पता है पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने पिछले 5 6 7 सालों में इस नैरेटिव को बड़ा प्रमोट किया कि इंडिया क्या कर रहा है। पता है क्यों? वजह एथनिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पीटीएम का बनना है इटसेल्फ इट शोज इस मॉडल के मुताबिक कि चीजें बैक एंड में कितनी ज्यादा खराब है। सही है ना, ये मॉडल समझ आ रहा है ना? ठीक है जी। और लास्ट स्टेज क्या है, या तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूज हो जाएगा या एस्केलेट हो जाएगा। और इस टाइम पाकिस्तान में जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो कोई भी डिफ्यूज नहीं हुई अभी तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं हल्की फुल्की उसके अंदर एस्केलेशन हमें नजर आती है। और उसकी एग्जांपल लिखें, कराची यूनिवर्सिटी में जो चाइनीज प्रोफेसर थी या स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर जो अटैक था, क्या लड़की का नाम था उसका, क्या बलोच लड़की, क्या नाम था उसका, शेरी बलूच जी, ठीक है। तो वो अटैक जो है वो इज अ मैनिफेस्टेशन कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट डेड। टीवी पे आता है या नहीं आता, लेकिन इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करता है जी। उसके बाद
जी, हक दो तहरीक, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब एक और चीज लिख लें, अप्रोचेस टू स्टडी एथनिसिटी। जी, नंबर 1 प्राइमोर्डियलिज्म, PRIMORDIALISM। नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटलिज्म, और नंबर 3 सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इनके 3-3 4-4 बेसिक पॉइंट भी लिखवा देता हूं ताकि जब भी अप्लाई करनी हो ये थ्योरीज तो आपको समझ आ जाए। जी, जो प्राइमोर्डियलिज्म वाले हैं ये पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आइडेंटिटी होती है, एथनिक आइडेंटिटी, ये इनेट होती है, नंबर 1। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैनिपुलेटेड एंड वेरिड इन टाइम होती है, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होती है इनेट वैल्यूज का और सोशली लर्न्ड बिहेवियर्स का। बल्कि बिहेवियर की बजाय लिखें सोशली जनरेटेड मिथ्स। जी, उसके बाद गोल क्या होता है एथनिक ग्रुप का? जी, प्री मॉडलिस्ट कहते हैं अनडिफाइंड होता है, उनको क्लैरिटी कोई नहीं होती कि अभी आगे चल के हमने क्या करना है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं कि उनको क्लैरिटी होती है कि हमने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन हासिल करने। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि मल्टीपल वो होते हैं, क्या कहते हैं, पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है इनके कंपैरिजन का, रोल ऑफ लीडर क्या होता है एथनिक उस सारे कॉन्टेक्स्ट में। जी, जो प्राइमोर्डियलिस्ट है वो कहते हैं कि अनडिफाइंड होता है, को क्लैरिटी नहीं होती। जी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं कि जो लीडर होता है वो हाईली क्रिटिकल होता है इन डिफाइनिंग द गोल्स। देखे ना, दो तरीके हैं ना, लीडर नहीं कहना ना कि आजादी चाहिए या हकूक चाहिए। हकूक का मतलब है विद इन द कंट्री रहना है, और आजादी का मतलब है कि हमने आज नहीं तो कल इनसे क्या होना है, अलहदा होना है। तो दैट इज व्हाट द लीडर्स डू। और नंबर 3 जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल समझते हैं लीडर का। जी, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर इन तीनों अप्रोचेस को हमने पढ़ना है, एक्सपायरेशन ऑफ आइडेंटिटीज। जी, इन्हें प्री मॉडलिस्ट कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। एक दफा जब एथनिक वो ग्रुप सेंटिमेंट इमर्ज हो गया तो फिर वो वापस नहीं जा सकते। जी, उसके बाद नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं कि अगर उसको एथनिक जो उनका मसला है अगर उसको पॉलिटिकली या उसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो वो वक्त के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि वो अपीयर हो सकता है जी, खत्म भी हो सकता है, दोबारा भी अपीयर हो सकता है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 3 बड़ी अप्रोचेस स्टेट कौन सी इस्तेमाल करती है एथनिसिटीज को कंबाइन करने के लिए या ओवरऑल? जी, एसिमिलेशन पॉलिसी, एक्सक्लूजन पॉलिसी, और नंबर 3 प्लूरलिस्ट थ्योरी या मल्टीकल्चरलिज्म। और मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूं आपको 1-1 2-2 लाइनर इनकी एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग रियल जो एनालिसिस है वो कर सकें। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हायर कल्चर होता है, जो नेशनल कल्चर होता है,
वो लोकल कल्चर्स को, सब कल्चर्स को थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू लॉज, थ्रू एजुकेशन, थ्रू मीडिया, उनके ऊपर अपना कल्चर लगाने की, इम्पोज करने की कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पहले जो 40 साल है, क्लासिकल केस स्टडी ऑफ द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, जहां पर हमने सिंधियत को, बलोचियत को, ठीक है, पश्तूनियत को, पंजाबियत को, बंगालियत को, सब चीजों को क्या रखा, नीचे रखा, और पाकिस्तानियत का जो आर्टिफिशियल एक वो था फ्लेवर, वो लोगों को उसके अंदर लाने की कोशिश की, एंड इवेंचुअली वी ऑल नो कि वो क्या साबित हुआ, काउंटर प्रोडक्टिव। रिसेंटली फ्रांस ने जो हिजाब बैन लगाया, ठीक है, वो इज एन एग्जांपल ऑफ द कल्चरल एसिमिलेशन। नंबर 2, एक्सक्लूजन पॉलिसी। इसमें जो एथनिक माइनॉरिटीज होती है उनको इग्नोर किया जाता है, बाज़ औक़ात उनके साथ वायलेंस भी किया जाता है, उनको मारा भी जाता है, उनके राइट्स वायलेट किए जाते हैं, और ओपन कॉन्फ्लिक्ट होता है। जी, जहां पर एथनिक माइनॉरिटीज जो है उनको बाकायदा जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाता है, किल किया जाता है, पर्जरी होती है। नंबर 3, मल्टी कल्चरलिज्म। तमाम कल्चर्स इक्वल रिस्पेक्ट रखते हैं, उनके दरमियान इक्वालिटी है ऑफ राइट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है। जी, और जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको इंकरेज किया जाता है। ये जो पाकिस्तान में भी आप देखते हैं ना, जितने भी लिबरल हजरात होते हैं वो अक्सर आपको नजर आएंगे, कोई दिवाली की पोस्ट लगा रहा है, कोई कोई पोस्ट लगा रहा है, कोई किसी चीज में कर रहा है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये मल्टी कल्चरलिज्म पीछे भी बेसिकली क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है। यूरोप क्लासिकल एग्जाम्पल, अमेरिका क्लासिकल एग्जाम्पल, बर्तानिया क्लासिकल एग्जाम्पल, मल्टी कल्चरलिज्म। एथनिसिटी, रिलीजन, नेशनैलिटी, जेंडर, ये सब चीजें इररिलेवेंट होती हैं। आपके यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और हर कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को इक्वल एंड फ्री जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो मिलती है। अच्छा जी, एक और भी है, लेकिन चले डन हो गया, ये फिर ज्यादा टू मच हो जाएगा। अब आ जाएंगे जी, अब आ जाएंगे कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इसके अंदर ही ना आपको बहुत ज्यादा कॉजेज भी मिल गई, और बहुत ज्यादा एक तो वो सोल्यूशन का पार्ट है उसमें भी आ गए, लेकिन फिर भी हम हेडिंग की खातिर भी लिख लेते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन को कौन कौन से चैलेंजेस है, लिखते जाएं जी। जी, नंबर 1, जी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस। और उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बंगालीज, लैंग्वेज, राइट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नंबर 2 जो चैलेंज रहा है पाकिस्तान में बहुत बड़ा, वो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमने क्या किया है, हमने द पॉलिसी ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन को एग्रेसिव एंड हाइपर वे में इंप्लीमेंट करने, टॉप डाउन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, टॉप डाउन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। जी, नंबर 3, पाकिस्तान की स्टेट का एक 75 साल का जो खुलासा है वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं, उनको प्रेफर किया है ओवर द एथनिक आइडेंटिटीज। यानी कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके, यानी कि हमने मुआशरे में सेक्टेरियनिज्म बर्दाश्त कर ली है, ठीक है, लेकिन हमने अपनी एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनको हमेशा उसकी कॉस्ट पर क्या किया, सप्रेस करने की कोशिश की। देख लो ये जो काम टीएलपी ने किया है,
इमेजिन ये मोहसिन दावड़ करता, मैं एक बात कर रहा हूं ना, अगर वो ये करता, तोड़फोड़ होती, इतने लोग लेके आ जाते, हमला हो जाता, पुलिस को मारते, बंदे भी मर जाते, तो स्टेट क्या करती फिर? जो स्टेट करती आ रही है, ऑपरेशन, ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन, तो ये मसला जो है ये हो जाता। लेकिन आप देखो स्टेट हमेशा रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स के आगे सरेंडर करती है, या निगोशिएट करती है, या सरेंडर करती है। और इसीलिए कुछ राइटर ने पाकिस्तान की स्टेट को निगोशिएटिंग स्टेट भी कहा है, कि जब ये मजहबी ग्रुपों से मसले में आती है तो फिर ये अपनी सॉवरेनिटी और पावर के ऊपर क्या करती है? निगोशिएट करती है। लेकिन इसने कभी भी जो हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं उनसे एज सच निगोशिएट करने की कोशिश नहीं की। आप देख लो पिछले दिनों से मुराद पिछले 1-2 सालों में जो फाटा के अंदर या ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक वेव है पीपल आर सवात के अंदर जो मुजाहरा हुआ सबने देखा, ठीक है। तो जब आप नहीं करेंगे तो फिर लोग तो इवेंचुअली बोलेंगे। नंबर 4 जी नंबर 4, पाकिस्तान में द कल्चर ऑफ पावर। कल्चर ऑफ पावर के साथ क्या प्रॉब्लम है? 3 से 4 बातें निकली इसके अंदर। अथॉरिटेरियनिज्म है, वाइस रेगुलिज्म है, इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन है, और इसकी फॉर्म्स 2 तरीके से हैं, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अनडेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी कि जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं जब वो ऑपोजिशन में होती हैं तो दे टॉक अबाउट द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जुल्फिकार अली भुट्टो इज द क्लासिकल एग्जांपल, but when he himself came into the power, the first thing he did, he allowed the operation in the FATA and the Balochistan. पॉइंट क्या बोला मैंने? हाँ, और अनडेमोक्रेटिक आपके मार्शल लॉस, वो तो होते ही फिर अथॉरिटेरियनिज्म और सारी चीजें हैं। जी नंबर 5, use of education as a nationalistic indoctrination। अयूब की एजुकेशनल पॉलिसी हो, जिया की एजुकेशनल पॉलिसी हो, मुशर्रफ की एजुकेशनल पॉलिसी हो, द स्टेट हैज ऑलवेज यूज्ड एजुकेशन एज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। बट वो प्रूव क्या होती है हर दफा? काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उसके अंदर आप एथनिक डाइवर्सिटी को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। जो एथनिक आइडेंटिटीज होती है उनको आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। नेक्स्ट जी वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बल्कि डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लिखे। इसमें पार्लियामेंट भी आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगी, सिविल सोसाइटी भी आएगी, और मीडिया भी आएगा। मीडिया बेचारा लाहौर के अंदर मुर्गी एक से ज्यादा एक अंडा और दे दे तो ब्रेकिंग न्यूज है, गवादर में बलूचिस्तान में कुछ 100 बंदा 50 मर गया या कोई मसला हो गया तो नेशनल जो मीडिया है उसके अंदर आपको कवरेज एज सच देखने को नहीं मिलती। और दूसरा जो नैरेटिव्स पैडल किए जाते हैं, ठीक है, वो भी मीडिया क्या करता है? कंट्रोल करता है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर आप देख लीजिए, ठीक है, कि जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं फ्रॉम द पश्तून और द जो हमारे एथनिक जो कह रहे हैं फॉल्ट लाइंस हैं, वहां से जितने भी लोग आते हैं उनको सबसे पहले आप मिलेंगे या उनके एजेंडास देखेंगे। पीडीएम में जिस तरह लोग शामिल हैं, जो छोटी पार्टी एक एक 2-2 लीडर्स हैं, उनको आप मिलेंगे तो उनके जुबान पर बाकी सब बातें बाद में आएंगी। वो पहले कहेंगे, हर बंदे के पास एक स्टोरी होगी, और स्टोरी क्या होगी? हमारे साथ 70 सालों से ये हो रहा है, अगला कहेगा 45 सालों से ये हो रहा है, तीसरा कहेगा हमारे साथ 30 सालों से हो रहा है, चौथा कहेगा माजी में हमारे साथ ऐसा होता रहा, ठीक है। तो ये जो है एक ऑपरेशन जो है, स्ट्रक्चरल ऑपरेशन थ्रू द पार्लियामेंट और विद इन द पार्लियामेंट, ये भी आपको मौजूद नजर आएगा। एंड दैट अगेन इज द कॉज ऑफ नेशनल। नंबर 6, हमारे जो फॉरेन स्ट्रेटेजिक रीजंस लिखी, पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक ग्रेट गेम्स का हिस्सा रहा है ना,
उसने पाकिस्तान की सोसाइटी को तोड़ के रख दिया। कैसे? जिया साहब आए, उन्होंने जो अमेरिकन एजेंडा था और स्टॉपिंग द यूएसएसआर, उसको परस्यू करने के लिए मैंने रात अपने एक दोस्त को बात की। मैंने कहा यार हम पंजाबियों की चलो बात कर लेते हैं। हम पंजाबियों की जिंदगी में ना मजहब पता है कितना हुआ है कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, रसूल पर भी रखते हैं, आखिरत पर भी रखते हैं। हम जुमा भी पढ़ते हैं, हम ईद की नमाज भी पढ़ते हैं, जनाजा भी पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, और ईद भी पढ़ते हैं। इस तो अगे साड़ी बस है। हमारे जैसे लोगों को जियाउल हक ने यकीन दिला दिया कि आप लोगों के ऊपर कुफर ने हमला कर दिया, तो क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये जंग है, ज्यादा दूर नहीं है, यहां से पाकिस्तान की तारीख का सबसे ब्लडी एंड वायलेंट एथनिक साइकिल एरप्ट, सॉरी सेक्टेरियन साइकिल एरप्ट हुआ 1980 से लेके 2000 तक। ठीक है, और 15 साल जो है वो शिया सुन्नी वायलेंस जो है वो क्या होता है, एरप्ट होता है। अगेन द आउटकम आया कहां से, कॉजेशन कहां से? ठीक है, जो आपके स्ट्रेटेजिक या जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के एंड्यूवर्स थे उनकी सेटिस्फेक्शन। नंबर 2, मुशर्रफ साहब, वॉर ऑन टेरर। और वॉर ऑन टेरर का पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पता है क्या हुआ? जो अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टेज पड़ रहे थे ना, रीशेपिंग ऑफ द आइडेंटिटीज पोस्ट वॉर ऑन टेरर, पूरे का पूरा पाकिस्तान इन जनरल और बलूचिस्तान, फाटा एंड केपी इन पर्टिकुलर क्या हुआ? रीडेफिनेशन ऑफ द पश्तून और जो वो कहते हैं एथनिक जो आइडेंटिटी है उसकी रीशेपिंग की, रिकॉन्फ़िगरेशन का वर्ड लिखने में ज्यादा अच्छा, रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आइडेंटिटीज। और सिर्फ आइडेंटिटीज नहीं, पीपल लॉस्ट देयर बिलव्ड वन, लोगों को मार पड़ी, उनके घर तबाह हुए, लोग मरे, ड्रोन अटैक्स, एक इंपीरियलिज्म का इंप्रेशन आया थ्रू द ड्रोन अटैक्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑपरेशंस। जानी ये जो किताब है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, ठीक है, ये उनकी किताब है, डॉक्टर रेहाना सईद हाशमी, पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी इन पाकिस्तान, इश्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर इन्हों की किताब से भी बैन हो जाएगा ना तो फिर मैं लम्ज और जो बाकी लोग हैं उनकी बातें तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते। एंटी स्टेट आपको पता क्यों लगती है? दैट इज द प्रॉब्लम। ये ना वो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, वो कहता है एक होती है ऑपरेशन और एक होती है नफ्सियाती ऑपरेशन। हम नफ्सियाती ऑपरेशन का शिकार है, बदवासीत कौम। यहाँ मजहब की बात कर लो तो पता लगेगा, गुस्ताखी तो नहीं होगी। मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशन पढ़ाना शुरू कर दो, बच्चे कहते हैं सर ये फौज के खिलाफ बात होगी। और जब नेशनल इंटीग्रेशन और एथनिसिटी की बात करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? एंटी स्टेट बात। इनमें से कोई भी बात एंटी स्टेट नहीं है। अब बांग्लादेश अलहदा हुआ है तो क्या एंटी स्टेट बात? बताओ, 4 दफा मार्शल लॉ लगे तो क्या ये एंटी फौज बात? ठीक है, मौलवी और फौजी हमेशा आपस में क्या रखा है, नेक्सस रखे हैं, तो क्या करें, उनको कहें कि नहीं ये लड़ते रहे आपस में। ठीक है, तो ये नहीं है। आपकी टोन जो होती है ना वहां पर, आप आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेट कैसे करते हो, ये थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक आर्टिकल अपना आर्ग्यूमेंट्स है, इनमें कोई भी मैंने नारा नहीं लगवाया है कि हक दो, फलां करो, ये करो, ऐसी कोई भी बात हमने नहीं की है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और कल भी पिछले लेक्चर में भी हमारे पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाले में बात हो रही थी। अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मैनेज कर लिया जाए विद जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, तो फिर है ये ब्यूटी, फिर है ये प्रोग्रेसिव फोर्स। इसकी वजह, इसकी एग्जांपल देनी है आपने। फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट डिबेट इन अमेरिका, लड़ाई होने से तरक्की होती है अगर वो मैनेज रहे। दूसरा, स्लेवरी वर्सेस एंटी स्लेवरी वर्सेस प्रो स्लेवरी। आधे अमेरिका ने लड़ लड़ के 10 लाख बंदा उस जमाने में एक दूसरे का मार दिया था, अमेरिका नहीं टूटा। जी,
और अभी पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें तो यहां पर अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मिस हैंडल किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, रिप्रेस किया जाएगा, तो इवेंचुअली ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये इंटीग्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाएगी, इससे सेग्रीगेशन और डिवीजन क्या होगी और बढ़ेगी। डन हो गया जी। अब आ जाए जी सॉल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको जो बताया ना, अप्रोचेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, असिमिलेशन। तो आपने यहां पर बात करनी कि असिमिलेशन और एक्सक्लूजन की बजाय मल्टीकल्चरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसकी तरफ हमें जाना है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है। जी, हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एट पार करना है। जो लेस डेवलप्ड पॉकेट्स हैं उनको डेवलप्ड पॉकेट्स के बराबर करना है, एट पार करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करना है। जुडिशरी और पार्लियामेंट, इनको अपना प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन दे और जुडिशरी जस्टिस दे, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करे, जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात, एथनिसिटी के ऊपर पाकिस्तान में देयर इज अ डायर नीड ऑफ नेशनल डायलॉग ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रोल ऑफ एथनिसिटीज। जो अनहर्ड वॉइसेस है ना, वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि सिविलाइजेशन में और एनिमलिज्म में फर्क है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग हल करने या कॉन्फ्लिक्ट थ्रू फोर्स एंड वायलेंस करने। तो जितने लोग भी जो अनहर्ड हैं, ठीक है, उनको आप नेशनल डायलॉग का, नेशनल डिस्कशन का, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या बनाएं, पार्ट बनाएं, ताकि उनकी जो वो है सजेशंस हैं, उनके जो वो हैं बाकी चीजें हैं, उनको हम क्या कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। नेक्स्ट आ जाए जी। अब हमने क्वेश्चन करने हैं जी कि डेमोक्रेसीज टायरनीज में कैसे कन्वर्ट होती हैं, क्यों कन्वर्ट होती हैं। छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है आपने, लेकिन उसने चूंकि पेपर 2 में पूछ लिया था तो हम नाराज हो गए कि ये पेपर 2 में उसने क्यों पूछा। हाउ डेमोक्रेसीज टर्न इनटू द टायरनीज। जी, नंबर 1, तरतीब चेंज भी कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे भी। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है ना, इंट्रोडक्शन के बाद आपने यहां पर प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों को लिखना है, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये सिर्फ डेमोक्रेसीज टायरनीज में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि टायरनीज भी डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट होती है, डेमोक्रेसीज ओलिगार्कीज में, ओलिगार्कीज एरिस्टोक्रेसीज में, और ये सारा जो साइकिल है वो आपने बयान करना। खास तौर पे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ साइक्लिक चेंज, उसके बगैर ये सवाल नामुकम्मल है। वो अथॉरिटी है दोनों लोग इस सारे क्वेश्चन के ऊपर। जी, नंबर 1, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि डेमोक्रेसी ब्रेक डाउन होती है और मार्शल लॉ उसका रिजल्ट होता है। 2 एग्जांपल्स लिखे जल्दी से साथ साथ पाकिस्तान में। 1997 का इलेक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंट मार्शल लॉ ऑफ जनरल जिया। और ये जितने भी बच्चे मेरे समेत हाइपरली डेमोक्रेटिक हैं, इनके तज्जिए में खामी होती है, और वो ये होती है कि इन्होंने हमेशा डेमोक्रेसीज को पता किसकी किन किन किताबों से पढ़ा, स्टीफन पी कोहन की किताबों से, लॉरेंस जेरिंग की किताब से, या इयान टालबोट की किताब से, या आयशा जलाल की किताब से, ठीक है, या फिर आपने हामिद अली खान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके अलावा भी मैं आपको 10 रेफरेंस दे सकता हूं। इन सारी किताबों ने हमारे साथ एक जुल्म किया। इन्होंने जुल्म क्या किया कि इन्होंने मिलिट्री और जुडिशरी, इन 2 चीजों को पाकिस्तान की अवाम के सामने विक्टिम बनाकर वो बनाकर पेश किया है, एक कल्प्रिट बनाकर पेश किया है। हालांकि
आप क्रिटिकली स्टडी करेंगे ना, तो अभी मैं ये वो जनरल चिश्ती जिन्होंने वो मार्शल लगाया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कुछ दिन पहले, ये उधर से मैं अपना पॉइंट निकाला है कि 1977 में इलेक्शन हो रहे हैं भाई, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस के बाद 4 माह तक जाते जाते 1500 बंदा मर चुका है। ठीक है, आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आईएसआई मिलिट्री को डायरेक्ट कह रहा है कि इलेक्शन मैनिपुलेट करो, बंदे उठाओ, बंदों को गोलियां मारो, फौज को ऑर्डर दिए गए क्या करो, तो गोलियां मारो। तो फौज के लिए भी लोगों पर गोलियां चलाना आसान नहीं होता। फौज इनको कहती रही कि भाई इलेक्शन दोबारा करवा दो, और हम आपको लिख के देते हैं कि दोबारा भी कौन जीतेगा, आप ही जीते। उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन नहीं करा रहे। तो जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पर चला गया कि जहां फर्दर, एक वर्ड लिख ली, ब्रेक डाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी, दैट वाज एट द वर्ज ऑफ द कोलैप्स। हमारे बच्चों को पढ़ाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की अदालतें इस्तेमाल करती है। रियल वर्ल्ड में देखो ना, 10 लोग लड़ रहे हो ना, तो जब तक एक बंदा आके पिस्टल से फायर नहीं ना करेगा, वो 10 लोग एक दूसरे का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। तो ये आर्मी है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि सारे सिनेरियो में वो आके क्या करती है, वो आके फायर करते हैं और चीजों को अपने कंट्रोल में लेते हैं। डन हो गया जी। नंबर 2 जी, नंबर 2, प्रेफरेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। क्लासिकल केस स्टडी, जनरल परवेज मुशर्रफ, द राइज ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। रात को उनके बेटे का पॉडकास्ट सुने मैंने, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की 3rd जनरेशन है ना पीछे, वो एक क्वार्टर में 15 लोग रह के भी गुजारा करते रहे। The people who are coming from this background into the military, when they directly see how political parties use favoritism, personalism to reward their own people and to amass the resources of the state in their own favor, then वो क्या हो जाते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नॉट इन सेंस ऑफ मिलिट्री बट एंटी स्टेटस को। और आप जनरल परवेज मुशर्रफ की जो कैबिनेट थी और उसकी जो स्टेटमेंट्स थी उस जमाने की, वो उठाकर देखेंगे तो उसने क्या कहा, आपको नजर आती थी शेयर हेट्रेड फॉर पॉलिटिशियंस। पूरी कैबिनेट उसने पूरी दुनिया से कौन इकट्ठे किए, टेक्नोक्रेट्स इकट्ठे कर, कि उसको लगा कि ये इनकी बजाय कौन आएगा, एक टेक्नोक्रेट आएगा, उसको मैं पैसे दूंगा और वो हमारी पॉलिसीज क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। नंबर 3, जो जी दानिश, वेरी गुड जी। नंबर 3 जी, एब्सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। और यहां आपने ब्रेव होके एग्जाम्पल लिखनी है, पोस्ट 2008 सिनेरियो इन पाकिस्तान। मैं पता है ये सिनेरियोस क्यों लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि केस स्टडीज भी बताओ कि कैसे कैसे ये होता रहा है या कहां पर हुआ है। और इसमें आपने 3 बातें लिखनी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट फॉर इमरान खान, नंबर 2, devolution of power from dynastic political parties to middle class। आज भी फौज के अंदर जितनी मिडिल क्लास है सारी इमरान खान के साथ। वाई, या पाकिस्तान की ओवरऑल जो मिडिल क्लास है वो इस टाइम किसके साथ है, इमरान खान। क्यों, लोगों को लगता है कि जो हमारी पावर है, राइट्स हैं, उसके ऊपर 2-3 बड़ी जो डायनेस्टिक पार्टीज है उनका क्या हो चुका है। और इस वजह से पाकिस्तान में तकवीत मिली किसको, हाइब्रिड रिजीम को। बाजवा एंड इमरान खान, उनका जो रूल है, उसकी जो सोशल बेस है, सपोर्ट बेस है, दैट कम्स फ्रॉम द मिडिल क्लास। जी, नंबर 4 जी, वीक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स, वीक पार्लियामेंट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स,
जिनके अंदर बाजुकात, चूंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं या पाकिस्तान है, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी तो थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस उनकी भी क्या होती है, अनडेमोक्रेटिक होती है। तो जब वो इन इंस्टीट्यूशंस का मिस यूज करते हैं तो दैट क्रिएट्स अ स्पेस एंड गैप फॉर मिलिट्री और एनी अदर लीडर जो अथॉरिटेरियनिज्म पर यकीन रखता हो, वो क्या कर सकता है, वो इंटरफेयर कर सकता है। नंबर 5, सिविलियन डिक्टेटरशिप। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत हो, इमरान खान साहब की हुकूमत हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करना, जी उनको बिल्कुल क्रश करना, जी ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्रिएट्स अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर अ मिलिट्री डिक्टेटर टू कम। नंबर 6, मिसमैनेजमेंट, करप्शन एंड गुड गवर्नेंस, अ बैड गवर्नेंस। सर इतनी जल्दी तो ट्रेन नहीं आती, 5 मिनट तो ट्रेन भी लेट हो जाती है, टाइम से दो ना। जी जी जी, क्या पॉइंट था जी? करप्शन, मिस गवर्नेंस, नेक्स्ट पॉइंट जी, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्राइसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस भी अगर क्रिएट हो जाए तो वो भी टायरनी और अथॉरिटेरियनिज्म को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अफगान वार सस्टेनेबल ना होती तो जियाउल हक सस्टेनेबल ना होते, वार ऑन टेरर अगर 1 साल का प्रोजेक्ट होता तो जनरल परवेज मुशर्रफ सस्टेनेबल ना होते, ठीक है। और अभी भी जो मार्शल लॉ नहीं लगा, जिस रात इमरान खान को निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले चक्कर में, ठीक है, मैं एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट छोटा मोटा मैं कन्विंस्ड से मुराद देयर वाज अ परफेक्ट ग्राउंड कि उस रात अगर मार्शल लग जाता तो मेरे और आप सब लोगों के समेत शायद कोई भी इतराज ना करता, क्योंकि हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। देयर वाज अ क्राइसिस, परसेप्शन ऑफ द क्राइसिस, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि ये साइकिल क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, किया गया ब्रेक या हुआ है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं डन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी, उसके बाद जहां पर भी जिस कंट्री में भी जो इंस्टीट्यूशनल मेलाफाइड कोलैबोरेशन हो जाए, वहां भी जुडिशरी सॉरी जो डेमोक्रेसीज होती है वो इनटू डिक्टेटरशिप और टायरनी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में क्लासिकल मिलिट्री और जुडिशरी का गठजोड़, मौलवी तमीजुद्दीन केस हो, 200 केस हो, नुसरत भुट्टो केस हो, आसमत जिलान, जितने भी हैं, चलें जी। और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे एजेंडा का जो आता होता है मुस्लिम नेशनलिज्म के ऊपर, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। ठीक है, इसका भी सिर्फ एक फार्मूला दे रहा हूं, ठीक है, और उस फार्मूले के अंदर जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो आपने खुद ऐड करना है। फार्मूला यही है कि ये क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स के सर सैयद अहमद खान से सॉल्व नहीं करना आपको। जो कंटेंट आपने पाकिस्तान अफेयर्स में सर सैयद के लिए तैयार किया हुआ है वो नहीं लिखना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होगी, और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी ये बात है। नंबर 1 कि सबसे पहला जो काम आपने इसमें नहीं करना, वो सवाल को आपने ऐसे नहीं करना, सोशल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, ये खिदमात का जो चैप्टर है ये आपने ओपन नहीं करना। फिर आपने करना क्या है, आपने सवाल करना है मुस्लिम नेशनलिज्म के इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक। लिख लें जी, मुस्लिम नेशनलिज्म के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं?
feeling of oneness based on common religion, feeling of oneness based on common culture. नूर हयात प्रो ब्रिटिश सर सैयद था या नहीं था, ये कभी भी पॉलिटिकल साइंस में नहीं आया बेटा, ये पाक अफेयर्स में आता, ठीक है जी। पाक अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस में तो स्टेटमेंट ही एक है, पास्ट पेपर उठा के देखें सर सैयद की, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनल। जी नंबर 2 क्या पॉइंट बोला मैं, फीलिंग ऑफ वननेस बेस्ड ऑन जी कॉमन कल्चर, जी फीलिंग ऑफ अदरनेस, और ब्रैकेट में लिख लें हेट्रेड टुवर्ड हिंदूज एंड ब्रिटन्स। नंबर 3 क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ कॉमन उर्दू एज अ कॉमन लैंग्वेज। जी नंबर 4 रोल ऑफ education in creating Muslim separatism and nourishment or evolution of Muslim consciousness. Number 5 creation of separate sense of history and heroes. जी नंबर 6 और 7 जी inculcation of ideas of separate homeland, या इसके साथ इसको सारे को लिख के आगे लिखते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेपरेट होमलैंड के साथ ही दूसरा पॉइंट बना दें, पिछला सारा वो सेम लिख के सेपरेट होमलैंड की जब लिखते हैं सेपरेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट। भाई ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं ये पूरे होंगे तो क्या बनेगा पाकिस्तान। अब आप जिन चीजों को खिदमात कहते हो ना, सियासी खिदमात, जज्बाती खिदमात, दीनी खिदमात, उन सारी सर सैयद की खिदमात को आपने इन पॉइंट्स के नीचे क्या करना है, अटैच करना है। पाक अफेयर्स आएगा तो लिख दो अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़, यहां आएगा तो अलीगढ़ ने किया क्या, उसका नेशनलिज्म के कौन से इंग्रेडिएंट के अंदर क्या रोल था, ठीक है, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। डन हो गया जी, जितने बच्चे जिन्होंने सारी वर्कशॉप्स ली है, ठीक है, वी आर डन विद पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। और कल और अभी आज या कल आपको एमसीक्यूज जो है पीडीएफ में वो भी मिल जाएंगे, 2 वीडियोस जो है, ठीक है, एमसीक्यूज के ऊपर वो ऑलरेडी ही यूट्यूब पे है, ठीक है। और जेंडर की वर्कशॉप भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके एमसीक्यूज भी पीडीएफ में और वीडियो के फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और तीसरी चीज नेक्स्ट वीक में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो है वो वर्कशॉप होगी, ठीक है। तो जितने बच्चे जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या उनके फ्रेंड सर्कल में भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो आप जो है वो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी 5 साल के जो पास्ट पेपर्स है उनको क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। डन हो गया जी। जितने बच्चे जो सीरियस रहे कॉन्टिन्यूसली, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनकी सीरियस अटेम्प्ट है, चस्का पार्टी, ठीक है, फजूल फला फला नॉन सीरियस, सारे लोगों से हटके आई होप, ठीक है, कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा जो है वो हुआ होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। एक वीडियो अगर 2-4 दिन में बना दी